Hello guys, welcome to Guide to Success. This is Shubham Jain, your GS man. So this is the part 2 of most significant wars in modern history. Okay, part 1 मैंने आपको पढ़ाया है. I hope कि वो आपको समझ आया. ठीक है. पार्ट 2 में अपन कवर करेंगे कार्नेटिक वॉर्स. ओके, पार्ट 2 में अपन करेंगे कवर कार्नेटिक वॉर्स. अब कार्नेटिक वॉर्स काफी पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से करिएगा. मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा. तो अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक कार्नेटिक वॉर्स. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. ठीक है. तो सबसे बड़ी बात है कि इसके कॉजेस क्या थे. इसका कॉज इंडिया में कुछ भी नहीं. इंडिया में दोनों कंपनीज थे. दोनों कंपनीज अपना अपना काम कर रहे थे. अपनी अपनी बिजनेस अपनी अपनी कंपनीज रन कर रहे थे. क्या हुआ, ऑस्ट्रिया में, क्योंकि यूरोप में एक शहर है ऑस्ट्रिया में, किंगशिप के लिए लड़ाई होना शुरू हुई. तो उसमें इंटरफियर किसने किया? ब्रिटिश ने इंटरफियर किया और फ्रेंच ने इंटरफियर किया. तो इस कारण से वो वर्ल्ड लेवल पर वॉर शुरू हो गया उन दोनों के बीच. तो फिर इंडिया में भी उन लोगों का वॉर शुरू हो गया. किसका? ब्रिटिश और फ्रेंच. तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर मतलब कुछ इंडिया में इसका कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं था. वो वर्ल्ड लेवल पर लड़ रहे थे, इसीलिए यहाँ पर उन दोनों के बीच में वॉर छिड़ गई. ठीक है. अब अपन देखते हैं ये वॉर इंडिया में कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ इसमें, वो मैं बताता हूँ. और एक बार कॉजेस भी मैंने आपको वैसे तो समझाई दिए, एक बार आपके लिए पढ़ भी लेते हैं. बनाए द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड वर गिवन द नेम कार्नेटिक बाय यूरोप. ठीक है, यूरोपियंस के द्वारा कार्नेटिक नाम दिया गया था. आप कार्नेटिक रीजन को आज के कर्नाटका रीजन से कंफ्यूज मत करिएगा. दिस इज डिफरेंट, है ना. और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज यूरोपियन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर was triggered by Austrian War of Succession, जैसा कि मैंने आपको बताया. ठीक है. Although French, aware of its inferior position in India, did not want hostilities to be extended to India, the English fleet under Barnett captured some French ships in order to antagonize French. अब इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच के कुछ शिप्स कब्जे में ले लिए. तो इस सबसे विवाद बढ़ता जाएगा. अब आप देखिए आगे क्या होता है. अब जब इन्होंने इनके शिप्स कब्जे में ले लिए तो फिर ये लोग मद्रास ले लेंगे इनसे. अब फ्रेंच के पास क्या थी नेवी नहीं. तो उन्होंने किससे मदद मांगी? मॉरिशियस. मॉरिशियस से मदद मांगी. तो उन्होंने क्या ले लिया? मद्रास से. और इस कारण से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर शुरू हो गया. ठीक है. फ्रेंच रिप्लाइड बाय टेकिंग मद्रास विद द असिस्टेंस ऑफ अ स्क्वाड्रन फ्रॉम मॉरिशियस, द फ्रेंच आइलैंड ऑफ मॉरिशियस, लेड बाय एडमिरल ला बॉर्डोनिस. ठीक है, द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशियस. एज अ रिजल्ट द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बिगिन. मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सब क्लियर होगा जो भी मैंने बताया है आपको. ठीक है. अपन आगे बढ़ते हैं. तो अब कोर्स ऑफ वॉर पढ़ते हैं कि मतलब वॉर में क्या क्या हुआ, कौन किससे लड़ा, क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बड़ा मिक्स्ड वॉर था. इसमें कोई नहीं जीता ना कोई हारा. वो लोग इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि बाहर उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, इसीलिए. इंडिया में इसका कोई मतलब ये नहीं था कि वो किसी जमीन के लिए लड़ रहे हो या कंपनी के लिए लड़ रहे हो. नहीं, वो सिर्फ लड़ रहे थे क्योंकि वो एट वॉर पे थे, उनको नोटिस आया, इसीलिए. ठीक. अब आप देखिए ये लोग क्या क्या करते हैं. द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर विच इंटरप्टेड इन यूरोप इन 1740 pitted फ्रांस एंड ब्रिटेन अगेंस्ट वन अनदर. जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यू टू एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देयर कमर्शियल बिजनेस इन इंडिया कॉम्पिटेटेड फॉर डोमिनेशन. ठीक है. इन 1745 Britain launched a naval attack against a French fleet, putting Pondicherry in jeopardy. This is important. इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. ठीक है. British launched a naval attack on French, putting Pondicherry in jeopardy. ठीक है. अब Duplessis with the extra help French forces from Mauritius repelled the invasion and took Madras, which had been under English hands. जो कि मैंने आपको पहले भी बताया. डुप्लेसी ने फिर क्या किया? डुप्लेसी ने क्या किया? मॉरिशियस की हेल्प से किसको ले लिया? मद्रास को ले लिया, जो कि किसकी टेरिटरी थी? इंग्लिश की. ठीक है. The English launched a second attempt on Pondicherry, but suffered a devastating defeat. इंग्लिश ने दोबारा अटैक किया काय पे? पौंडीचेरी पर, बट फिर से वो
डिफीट हो गए। ठीक है, अब इंग्लिश ने अब इंडियन के किंग इन्वॉल्व, अब इंडिया के किंग इन्वॉल्व होंगे, आप लोग ये देखें और समझें। ठीक है, अब इंडिया के किंग इन्वॉल्व होंगे। इंग्लिश ने किससे रिक्वेस्ट करी? अनवरुद्दीन से रिक्वेस्ट करी, द नवाब ऑफ कर्नाटक, कि आप हमें मदद करें। ठीक है, तो नवाब ने फिर किससे रिक्वेस्ट करी? फ्रेंच से रिक्वेस्ट करी, भाई ब्रिटिशर्स का मद्रास में दे दो। बट इसके बारे में उन लोगों ने उनसे राजा से, किससे? नवाब ऑफ कर्नाटक से क्या बोला कि हम आपको राजा बना देंगे। किसने? फ्रेंच ने, और ये सब बोला। बट उसे ये सब बात पसंद नहीं आई। तो फिर नवाब ने क्या किया? द नवाब देन डिस्पैच अ मैसिव आर्मी टू कॉम्बैट द फ्रेंच। इन 1746 द आर्मी वाज डिस्ट्रॉयड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नवाब ऑफ कर्नाटक ने अपनी पूरी आर्मी भेजी, बहुत बड़ी आर्मी भेजी मतलब, बट वो आर्मी हार गई। किससे? फ्रेंच सोल्जर से, इन मलायपुर। ठीक है, मॉडर्न डे चेन्नई में है ये, आप ध्यान रखिएगा, मॉडर्न डे चेन्नई में है। ठीक, अब ये आर्मी हार, तो अब फ्रेंच की छोटी सी आर्मी के आगे इनकी इतनी बड़ी आर्मी हार गई, तो इंडिया के सोल्जर्स की इंफीरियरिटी सिद्ध हो गई और यूरोपियन पावर्स की सुपीरियर, कि हमारे सोल्जर्स बहुत ही सुपीरियर हैं और बहुत ही अच्छी टेक्निक से उनके पास लड़ने की। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। तो अब रिजल्ट क्या रहे? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि ये सब वॉर, इस कहानी, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसकी ट्रीटीज क्या हुए। अब ये ट्रीटी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा से, जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो सब आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, अब द ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपली हुई। ठीक है, विच ब्रॉट द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू एन एंड, कंक्लूडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इन 1748. Madras was returned to English under the provision to this treaty, while the French received their colonies in the North America in exchange. मद्रास रिटर्न कर दिया गया इस ट्रीटी के अमेरिका मतलब ब्रिटिशर्स को, और उन्हें इनको फ्रेंच को नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज दे दी गई इसके एक्सचेंज में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो एक बैटल हुई, बैटल ऑफ सेंट थॉम इन मद्रास, फॉट बिटवीन द फ्रेंच and the soldiers of Anwaruddin, the Nawab of Carnatic, to whom the English turned for assistance, is recognized as the turning point in the first Carnatic War. टर्निंग पॉइंट इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि इंडियन सोल्जर्स की इंफीरियरिटी प्रूव हो गई थी इससे, कि इंडियन सोल्जर्स मतलब इतने एफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू कंपनी के सोल्जर्स से। ठीक, तो इंडियन सोल्जर्स और इंडिया के राजा की इंफीरियरिटी सिद्ध हुई थी। ठीक है, कि एक स्मॉल आर्मी ने फ्रेंच की इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया। ठीक है, फॉर यूरोपियन इन इंडिया दिस इज अ वेकअप कॉल। इट प्रूव दैट इवन अ स्मॉल एंड डिसिप्लिन्ड फोर्स कुड इजीली बीट बिगर इंडियन आर्मी। ठीक, तो इससे उनकी वो हो गई थी। वैसे तो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, मैं और आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो मैं मतलब अंडरलाइन कर रहा हूँ वो तो आपको रटा होना ही चाहिए। ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपली कब हुई थी, और वॉर के ड्यूरेशन भी ध्यान रखिएगा, पूछे नहीं जाते हैं बट आपको एक हिंट होना चाहिए कि बैटल ऑफ सेंट थॉम इन मद्रास में हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? फ्रेंच एंड अनवरुद्दीन। ठीक है, नवाब ऑफ कर्नाटक, आपका रिवीजन हो जाएगा इसी पॉइंट से, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, अब अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछ ले तो कहाँ हुई थी? सेंट लुइस में हुई थी। ठीक है, और कौन थे कैप्टन? पैराडाइज थे, और आर्मी, ये नवाब की आर्मी कौन वो कर रहा था? मुजफ्फर खान कर रहे थे। ठीक है, अब ये सब इसमें मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक, अब ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपली को मैं और डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे जो मैंने बताया वो ठीक है, सब कुछ ओके, एक और बार आप देख लीजिए। ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपली इज ऑल्सो नोन एज द ट्रीटी ऑफ आचे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। Ended the Austrian War, ठीक है, the treaty effectively ended the first Carnatic War in 1746 and 1748. ठीक, then in 1748 the peace treaty of Alexla Chapli was signed, restoring Madras to British and allowing
फॉर द एक्सचेंज ऑफ वार कैप्टिव्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वही सब बताया गया है इसमें कि ट्रीटी ऑफ एलिक्सला चैपली को और क्या बोलते हैं, आचेन बोलते हैं। कार्नेटिक वॉर को एंड किया था इसने, और मद्रास किसके पास चला गया था, ब्रिटिश के पास चला गया था। ये आप याद रखिएगा, पहले किसने लिया था मद्रास और फिर किसके पास चला गया। ठीक है, अब यहाँ अपना फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड होता है और अब अपन शुरू करेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, आपको भी, आपके लिए मैंने एक इमेज लगाई है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था, कैसा हुआ था। ठीक, कार्नेटिक वॉर्स मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, हमेशा से ही रहते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, बट मैंने आपको काफी इजी तरीके से सब डिटेल्स देने की कोशिश करी है। ठीक है, अपन सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू करते हैं। 1749 से 1754 तक चला था। मैंने क्या कहा, ड्यूरेशन पूछे नहीं जाते, बट आपको फिर भी याद होना चाहिए कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी के हुए। ठीक है, अब क्या हुआ था, अब ये कॉज था इंडिया। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट वॉर में बताया था कि इंडिया का कोई कॉज नहीं था, बट अब इंडिया में लोग इंटरफियर शुरू कर देंगे। कौन, फ्रेंच और ब्रिटिश। ठीक है, कौन शुरू कर देगा इंडिया में इंटरफेरेंस, फ्रेंच और ब्रिटिश। एक मिनट गाइस। और अब इसमें क्या करते हैं ये लोग, इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ हैदराबाद एंड आरकॉट बाय यूरोपियंस। ठीक है, अब हैदराबाद के जो निजाम थे, आसफ झा की डेथ हो जाती है। जब आसफ झा की डेथ हो जाती है तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अब किंगशिप के लिए लड़ाई होगी। तो उनका खुद का सन नासिर जंग सक्सीड करता है उनको, बट उनका नेफ्यू उसे अपोज करता है। अब ऐसा क्यों होता है, नासिर जंग उनका बेटा था, ये उस हक से बोलता है मुझे किंगशिप मिलना चाहिए, और मुजफ्फर जंग बोलता है कि मुझे मुगल बादशाह ने चुना था इसलिए मुझे किंगशिप मिलनी चाहिए। तो अब ये डिस्प्यूट फिर शुरू हो जाता है। और आरकॉट में क्यों डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट बिटवीन अनवरुद्दीन सन ऑफ नवाब एंड चंदा साहिब सन इन लॉ ऑफ नवाब। ठीक है, अब इन दो जगह पे ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरफियर करते हैं। ठीक है, इंटरफियर करते हैं तो फिर क्या होगा, आप सब बताएं, इंटरफियर करेंगे तो फिर क्या होगा, वॉर होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अब मैंने आप लोगों को ये टेबल बना दी कि कौन किसका सपोर्ट कर रहा था, कौन किसके लिए लड़ रहा था। ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में था, मैंने इसकी आपको एक सिंपल सी टेबल बना ली है ताकि आपको रिमेंबर करने में बहुत आसान है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इस टेबल को। आरकॉट में फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच की तरफ से कौन था, डुप्लेसी था, और इंग्लिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। तो अब आरकॉट में कौन सपोर्ट कर रहा था, चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे कौन, फ्रेंच। और आरकॉट में इंग्लिश किसको सपोर्ट कर रहे थे, अनवरुद्दीन और मोहम्मद। ठीक, हैदराबाद में फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग, और इंग्लिश किसको सपोर्ट कर रहे थे, नासिर जंग। ये टेबल आप बहुत बार पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किसने कौन किसको सपोर्ट कर रहा था और कौन किससे वो कर रहा था। ठीक है, तो अब अनवरुद्दीन ने क्या किया, अनवरुद्दीन डिफीटेड एंड किल्ड इन 1749 बाय द जॉइंट फोर्सेस ऑफ फ्रेंच, चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग। ठीक है, अनवरुद्दीन डिफीट हो गया, क्यों, और मारा गया, किसकी फोर्सेस से, और इसको क्या कहते हैं, किसकी फोर्सेस से, फ्रेंच, चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग। और इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ अंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज इसे याद रखिएगा कि यूपीएससी का मतलब फेवरेट पार्ट होता है क्वेश्चन पूछने। ठीक, अब नासिर जंग मर्डर्ड बाय अ नवाब। अब नासिर जंग कौन था, जो कि हैदराबाद की गद्दी के लिए किससे लड़ रहा था, किंगशिप के लिए किससे लड़ रहा था, मुजफ्फर जंग से लड़ रहा था, ये भी मारे गए। अभी तक अब क्या हुआ, फ्रेंच पैक्ड निजाम एंड नवाब सक्सीडेड। ठीक, अब डुप्लेसी की पावर हाइट पर थी, हाइट पर थी। ठीक, बट अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अब पासा पलटेगा और अब इंग्लिश की जीत होगी। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश की जीत होगी और कैसे होगी। ठीक, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए, अब क्या करते हैं, रोबोट क्लाइव, रोबोट क्लाइव कैप्चर्ड Robert Clive captured Arcot in a daring attack and defended it for 50 days.
एक छोटी सी आर्मी के साथ वो एक डेयरिंग अटैक में आरकॉट पे कैप्चर कर लेते हैं और 50 दिन तक उसे रोके रखते हैं। 50 डेज, ये पूछा नहीं जाएगा कितने दिन तक रोके रखते हैं। अब फ्रेंच की डिफीट होने लगी, फ्रेंच डिफीट एट त्रिशापल्ली एंड कावेरीपट्टनम। ठीक है, अब जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब फ्रेंच इसको सपोर्ट कर रहे थे, चंदा साहिब को डिफीटेड एंड किल्ड एट तंजौर एंड मोहम्मद अली बिकम्स नवाब ऑफ आर्ट। ठीक, अब किसका किसके सपोर्टर राजा बन गए? मोहम्मद अली ब्रिटिशर्स के, आरकॉट के राजा बन गए। ठीक, अब डुप्लेसी रिकॉल्ड बाय द फ्रेंच कंपनी डायरेक्टर्स इन 1754। अब रिजल्ट क्या हुआ इसका? अब क्या हुआ, फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये कहा कि डुप्लेसी की पॉलिसी की वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस हुए हैं बहुत ज्यादा, तो हमें अब इन्हें रिजॉल्व करना है, हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है। तो उन्होंने अपने फ्रेंच गवर्नर जनरल को बदल दिया, गोडेहू ने उस किसको, डुप्लेसी को रिप्लेस कर दिया। अब गोडेहू क्या थे? डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेसी रखते थे विद इंग्लिश के साथ, उनकी बातें कुछ मान लेते थे, कुछ अपनी बातें बोलते थे, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जो क्या था कि हम नेटिव रूलर्स के क्वारल के बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है गाइस, और जो जो हाईलाइटेड है मतलब ये है कि वो आपके पेपर में आ सकता है, 100% आ सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ें, एक बार नहीं, मैं तो कहता हूँ आप इसे 2 बार पढ़ें, बिकॉज रिवीजन इज द की, है ना। तो आप लोग इसे और अच्छे से देखें, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है गाइस, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब फिर क्या क्या। अब हुआ ट्रीटी। ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा ये बात वीडियो के बीच में, बट ट्रीटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है, क्या करती है, ब्रिंग द कार्नेटिक वॉर टू क्लोज। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में होता क्या है? इट वॉज एग्रीड एंड साइंड एट पुडुचेरी, अ फ्रेंच क्लेव इन द फ्रेंच इंडिया। इन्हें पुडुचेरी दे दिया जाता है। ठीक है, प्रिफर्ड द मोहम्मद अली खान वालाजान preferred the English nominee was named the Nawab of Carnatic। अब देखिए आप कितनी बड़ी मतलब गलती कर रहे हैं इंडिया के किंग। ठीक है, अब गोड्यू परसेड द स्ट्रेटेजी ऑफ conciliation with the English, signing the Treaty of Pondicherry with them, in which the English and French promise do not intervene in the dispute of the native king, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मैं समझता हूँ कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी आपको क्लियर होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब अपन आएंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर पे। ठीक है, अब ये आखिरी वॉर है, और इसके बाद क्या होगा, फ्रेंच को इंग्लिश हरा देंगे। जब फ्रेंच को इंग्लिश हरा देंगे तो फिर फ्रेंच को जाना पड़ेगा, और ब्रिटिशर्स का कंप्लीट रूल, कोई भी उनका कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा, और उनका कंप्लीट रूल स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आइए थर्ड कार्नेटिक वॉर। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर इंडिया में इसका कोई रीजन नहीं था, मैं आपको बताऊंगा, बाहर के रीजंस थे। चलिए अपन रीजंस देख लेते हैं। द डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड गॉट रिन्यूड इन 1756 इन यूरोप इन द शेप ऑफ 7 years वॉर। ठीक है, अब यहाँ बाहर बाहर वॉर हुआ था यूरोप में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 year वॉर चला था, तो उसी के कारण फिर यहाँ का एग्रीमेंट भी टूट गया। ठीक, द थर्ड कार्नेटिक वॉर वाज एन इंडियन एक्सटेंशन ऑफ 7 year वॉर इन यूरोप। दोनों अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया। प्लान ऑफ फ्रांस टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, ऑस्ट्रियाज अटेम्प्ट टू रिकवर सेलिसा इन यूरोप लीडिंग टू 7 year वॉर इन यूरोप। ठीक है, अब आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, कि यूरोप में वॉर चल रहा था इसलिए यहाँ पर भी शुरू हो गया, और दोनों क्या चाहते थे कि इंडिया पे हमारी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या, अब क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी ने क्या क्या कैप्चर कर लिया, इंग्लिश के फोर्ट कैप्चर कर लिए, सेंट डेविड एंड वाजिंगटन। ठीक है, अब इससे ऑफेंड होके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉस टू द ब्रिटिश फ्लीट इन मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में उनने उनकी फ्लीट को बहुत हैवी लॉसेस पहुंचाए। ठीक है, ये फोर्ट के नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है, यूपीएससी है वो। ठीक है, फ्रेंच फ्लीट मसूलीपट्टनम में। अब 1760 में बहुत हो गई छोटी छोटी लड़ाइयां, अब एक डिसाइसिव बैटल लड़ा जाता है,
अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेंडी वॉश में इन तमिलनाडु। ठीक है, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच आर्मी अंडर काउंटी लैली आफ्टर अ ह्यूज फाइट। ठीक है, और फ्रेंच आर्मी फिर सरेंडर कर देती है 1761। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जाता है कभी कभी भी बैटल ऑफ वेंडी वॉश कहाँ लड़ा गया था और कौन से ईयर में लड़ा गया था। तो गाइस ध्यान रखिएगा, वो आपको 1760 और 1761 दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। पर कभी आप ये मत करिएगा कि 1761 था और यहाँ तो 1760 लिखा था तो मैं मार्क कर नहीं आऊंगा। नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन में अगर 1760 दिया है तो भी वो सही है और 1761 दिया है तो भी वो सही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1760 इज राइट, तो आप लोग यही मार्क करिएगा। ठीक, अब क्या हुआ था, लैली वॉज टेकन अ प्रिजनर, काउंटी लैली को उन्होंने प्रिजनर बना लिया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया इन 1766 इन इंग्लैंड। ठीक है, अब हुआ, अब मैं आपको बता ही रहा हूं, जैसे जब भी वॉर होता है, वॉर के बाद क्या होती है, ट्रीटी होती है। वैसे मैंने काफी बोल्ड लेटर्स में इसको लिखा है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइंड इन 1763। अब आपको सारी ट्रीटीज याद होना चाहिए, कौन किससे लड़ा था, कौन किसने किसको सपोर्ट किया, किसने कैसे लड़ाई शुरू हुई थी, सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ कार्नेटिक किन बेसिस पर स्टार्ट हुई। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी चंदनगर एंड पुडुचेरी वर रिटर्न टू फ्रांस। ठीक है, इस ट्रीटी के उससे पुडुचेरी और चंदनगर किसको दे दिए, फ्रांस को दे दिए। However, they were barred from fortifying them. They were allowed to continue trade in India, but under the British. तो अब इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का सपना टूट गया। काय का, इंडिया पे एस्टेब्लिशमेंट का, रूलर बनने। ठीक, और यहाँ पे ब्रिटिश पीस ऑफ पेरिस हुआ। ठीक है, ट्रीटी और भी सब कुछ आप यहाँ पर याद रखिएगा, जो जो मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइसिव बैटल कौन सा था, किसमें क्या रीजन थे, किसने किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिश ने किसको सपोर्ट किया। तो अब यहाँ फ्रेंच हार जाते। अब इसके आउटकम देख लेते हैं। आउटकम वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। दिस वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द फ्रेंच एम ऑफ एक्वायरिंग द इंडियन किंगडम। ठीक, फ्रेंच डिजायर ऑफ बिल्डिंग अ किंगडम इन इंडिया वॉज फुल्ली डिस्ट्रॉयड। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका किंगडम बनाने का सपना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। इट कंफर्म द ब्रिटिश एज द सुप्रीम यूरोपियन स्ट्रेंथ इन इंडिया। ठीक है, इट पेव द वे फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो अब ब्रिटिश एम्पायर को कोई कंपटीशन नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, और दे आर फ्री टू बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। There were no European rival left for the British in India to come. ठीक है गाइस, तो यहाँ ये अपना टॉपिक खत्म होता है। मैंने इस एक वीडियो में तीनों कार्नेटिक वॉर आपको समझाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर होगा, बट अगर किसी को कोई डाउट रहे, किसी को कुछ क्लियर ना हो, तो प्लीज रिकमेंडेड है कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक, सो थैंक यू गाइस।